हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा यानी कि बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके आज बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? मतलब ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर। किसकी श्रेणी में आता है? कठोर श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चों की जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 140। कितना होता है? 140 होता है। तो यहाँ पूछा गया इनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? विकसित होती, सॉरी अविकसित होती हैं, सामान्य या फिर तीव्र होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? तेज होते हैं। ठीक है, तेज होते हैं। तो इनकी कैसी होती हैं इंद्रियां? तीव्र होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। परामर्श मतलब किसी को सलाह देना, तो इसके उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। परामर्श के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, परामर्श हम किसी इंसान को क्यों देते हैं? ये व्यक्तिगत दिया जाता है आत्मज्ञान के लिए। उसकी जो आत्मज्ञान है वो बड़े सामाजिक सामंजस्य बनाए वो दूसरों के साथ में, इसलिए आत्म स्वीकृत। ठीक है, तो इन तीनों के लिए परामर्श दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दृष्टवादितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टवादित की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में, उपयुक्त सभी में। तो दृष्टवादित की शिक्षा का प्रावधान किस में है? विशिष्ट शिक्षा में या समन्वित शिक्षा में या फिर मुख्य धारा में या फिर सभी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समन्वित शिक्षा में। ये नहीं कि आपको ऑप्शन डी मिल गया कि उपयुक्त सभी में तो सभी टिक कर दिया, नहीं। दृष्टवादित की जो शिक्षा का प्रावधान है वो है समन्वित शिक्षा में। किस में है? समन्वित शिक्षा में। याद रखें इसको। ब्रेल लिपि की आयताकार शैल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? जो ब्रेल लिपि होती है तो उसमें जो बिंदु होते हैं ऐसे डॉट डॉट, तो कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु पर बनी होती है ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, जो बच्चे जिन बच्चों को जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टवादित से विकृत हैं, तो उनको उनके लिए ये ब्रेल लिपि बनाई गई है। इस पे 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधित मतलब जिन्हें सुनाई नहीं देती, तो उसके लिए वर्गीकरण का आधार क्या होता है? डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि या शैक्षिक उपलब्धि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डेसिबल अंक। क्या होते हैं? डेसिबल अंक होते हैं, क्योंकि इन्हें सुनाई तो पड़ती नहीं है तो इनके लिए डेसिबल अंक होते हैं। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, तो ये किया था 1905 में। अल्फ्रेड बिने ने जो पहला बुद्धि परीक्षण किया था वो किया था सन 1905 ने। ठीक है, और जो बुद्धि परीक्षण का जो सूत्र दिया था वो दिया था स्टर्नबर्ग ने 1912 में। तो याद रखें, अगर ये शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ये एक अतलग उत्तरी प्रश्न है। तो स्टर्नबर्ग ने 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, मानसिक आय इक्वल अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। ठीक है, तो अल्फ्रेड बेन ने जो बुद्धि परीक्षण दिया था वो दिया था सन 1905 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? तो इसका सही जवाब होने वाला है कहानी। क्या नहीं है? कहानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की नहीं है। निष्कर्ष, उद्देश्य, गणना ये सब है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो की थी, याद रखें किसने की थी, तो ये की थी बुंट ने, विलियम बुंट ने। किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना की हुई वो की थी विलियम वुंट। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। जो मनोविज्ञान केंद्र होता है उसका कार्य क्या है? प्रमुख कार्य निर्देशन देना, शोध कार्य करना, प्रशिक्षण करना या फिर सभी। तो इसका सही जवाब होने वाला है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। मनोविज्ञान केंद्र का ये निर्देशन भी दिया जाता है, शोध कार्य भी किया जाता है, खोज भी की जाती है, प्रशिक्षण भी, लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हकलाने के कारण, हकलाना किसके कारण होता है? जब किसी में ये दिक्कत होती है, बच्चा हकलाता है, बोलने में जब दिक्कत करता है, तो ये किसके कारण से होता है ये वाला लक्षण? तो आपके ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है उपयुक्त दोनों। अगर बच्चा हकला रहा है तो हो सकता है उसको उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो, वंशानुक्रम मतलब अपने माँ बाप से, नानी नाना पीढ़ी दर पीढ़ी से अगर ये लक्षण हो सकता है आया हो, या फिर वातावरण से उसने हकलाना सीखा हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है, वंशानुक्रम और वातावरण को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधित के लिए, बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बाधितों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनका आईक्यू कितना होता है? 140 होता है। तो ये अपनी इंद्रियों से भी तेज होते हैं, दिमाग से तेज होते हैं, बहुत तेज बालक होते हैं। ठीक है। तो इनके अगर अनुकूल एक बार नहीं चला गया तो कोई बात नहीं है। तो इनके लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो लोग अस्थि बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, देख नहीं सकते, श्रवण बाधित हैं, तो हमें इनके अनुकूल तो चलना ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं? जो विशिष्ट होते हैं बालक, विशिष्ट बालक मतलब जो सामान्य बालक से कैसे हो? भिन्न हो। ठीक है। विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं वो चलाए जाते हैं संवर्धन कार्यक्रम। क्या चलाए जाते हैं? संवर्धन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, कानपुर में, आगरा में, देहरादून में। तो इसका जो सही जवाब है वो है देहरादून। कहाँ पर स्थित है? याद रखिए इस प्रश्न को कि जो दृष्टिबाधित, यहाँ पर मिल भी रहा है, दृष्टि में द आ रहा है और देहरादून में भी द आ रहा है, तो ऐसे इसको ये रिलेट करके याद कर सकते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वो है देहरादून में। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था? ब्रेल लिपि का अभी मैंने बताया तो उसमें 6 उभरे हुए डॉट होते हैं, लेकिन इसका विकास जो किया था वो लुइस ब्रेल ने ही किया था, और इन्हीं के नाम पर इसको क्या रखा गया? ब्रेल लिपि का नाम दिया गया, लुइस ब्रेल ने। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो ये दिया है बैलेंटाइन का। किसका है ये कथन? बैलेंटाइन का कथन है ये। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी। समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी, ये हुई थी आपकी 2005 में, सॉरी हाँ 2000, दोनों में ही ऑप्शन एक जैसे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में क्या आई थी? समन्वित शिक्षा प्रारंभ हुई थी 2005 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निसंकत जन अधिनियम बना, निसंकत जन अधिनियम जो बना था वो कब बना था? तो इसका राइट आंसर, निसंकत जन अधिनियम बना था 1995 में। और अभी मैंने बताया था प्रथम जो प्रयोगशाला बनी थी वो कब बनी थी?
1905 ने, सॉरी 1905 में बनी थी। सॉरी, अल्फ्रेड वेन ने मतलब सबसे पहले दिया था बुद्धि परीक्षण 1905 में, ये था। तो याद रखें इसको। ये 2005 है जब समन्वित शिक्षा प्रारंभ हुई 2005 में, और जो निशंकत अधिनियम बना था वो 1995 में बना। और अल्फ्रेड वेन ने अपना जो पहला बुद्धि परीक्षण दिया था वो दिया था 1905 में। और जो आपका स्टर्नबर्ग ने पूरा कंप्लीट बुद्धि परीक्षण का सूत्र दिया था वो दिया था सन 1912 में। तो यहाँ से ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनको थोड़ा गहन से याद रखें। अगला प्रश्न है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? यहाँ देखें क्या पूछ रहा है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कौन करेगा जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ जो समिति का नेतृत्व करता है वो करता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न है, परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो ये कथन किसने दिया है? तो ये दिया है मायर्स ने। किसने दिया है? ये मायर्स ने दिया है। अगला प्रश्न है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? यहाँ पूछा गया है कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, अल्पसंख्यक बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक बालक। यहाँ अल्पसंख्यक से तो कोई मतलब नहीं है, प्रतिभाशाली बालक, दृष्टि दोष बालक, मंदबुद्धि बालक, तो ये तो विशिष्ट हैं क्योंकि ये सामान्य से कैसे होते हैं, 140 इनका IQ होता है। ये बहुत तीव्र दिमाग वाले होते हैं या मानसिक वाले होते हैं, हर चीज़ को जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। विशिष्ट का मतलब होता है सामान्य से कम या ज़्यादा होना। सामान्य बालक जिनका IQ कितना हो, 100 हो, तो उनसे कम या ज़्यादा होना तो क्या हो जाएगा, आपके विशिष्ट बालक हो जाएंगे। ठीक है, तो दृष्टि युक्त हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, इनमें जिनमें दृष्टि दोष है वो भी विशिष्ट बालक कहलाएंगे। मंद बुद्धि वाले हैं जिनका IQ 70 हो, 50 से 60 वाले हों वो मूर्ख बच्चे कहलाते हैं। 50 से 60 IQ जिस बच्चों का होता है वो कैसे होते हैं, मूर्ख बच्चे कहलाते हैं। 70 जिसका IQ होता है वो मंद बुद्धि, उन्हें हम पागल नहीं कह सकते लेकिन वो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है, 100 होता है वो सामान्य होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा था कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो अल्पसंख्यक का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो यहाँ तीव्र गति से अध्ययन कराना, संपुष्ट कार्यक्रम, या फिर व्यक्तिगत ध्यान, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो तीव्र गति से अध्ययन कराएंगे, क्या हम स्पीड हाई स्पीड में अगर स्टडी कराएंगे बच्चों को जल्दी जल्दी से, तो क्या बच्चों प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये आवश्यक है कि तीव्र गति से उन्हें पढ़ाओ, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान। तो जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में जो आवश्यक है वो है व्यक्तिगत ध्यान। उन बच्चों में व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो सभी बच्चों से कैसे होते हैं, तेज होते हैं। ठीक है, तो उन्हें एक्स्ट्रा भी कार्य देना पड़ता है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालक की पहचान हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, किस कैसे हो सकती है, अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, या फिर प्रक्षेपी प्रविधि से। तो ये प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की अगर पहचान करनी है तो वो हो सकती है उनकी प्रक्षेपी प्रविधि से। कैसे हो सकती है, प्रक्षेपी प्रविधि से उन बालकों की क्या हो सकती है, पहचान हो सकी है। अगला प्रश्न है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता होती है, अपंग व्यक्तियों को होती है निर्देशन की आवश्यकता, विशेष व्यक्तियों को होती है, सामान्य व्यक्तियों को होती है, या फिर सभी व्यक्तियों को होती है। तो इसका राइट निर्देशन तो हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे जो व्यक्ति अपंग है, अपाज है, उसको सामान्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं, विशेष व्यक्ति जो है उसको भी दे सकते हैं। तो निर्देशन मतलब सलाह,
हम स्वयं कार्य को नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को परामर्श देंगे, निर्देशन देंगे। निर्देशन देखो, परामर्श होता है वो एक पर्सनल दिया जाता है, मतलब किसी एक इंसान को परामर्श दिया जाता है। जो निर्देशन है वो मतलब वो व्यक्तिगत भी दिया जाता है और सामाजिक तौर पर भी दिया जाता है, जहाँ समूह में सामूहिक तौर पर भी दिया जाता है। निर्देशन और परामर्श में इतना अंतर होता है। तो यहाँ पूछा गया है निर्देशन। तो निर्देशन हम किसी को भी दे सकते हैं, मतलब हम जो निर्देशन करता होता है वो स्वयं नहीं करता है उसके कार्य को, किसी भी व्यक्ति को, लेकिन उसको निर्देशन देकर उसकी सहायता करता है वो काम करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो सुगम करता होता है, सुनने वाला जो होता है, वो अपनी बातों को अच्छे से निर्देशनकर्ता के सामने रखता भी है। तो ये होता है एक निर्देशन। अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष की पहचान है। दृष्टि दोष की पहचान क्या है? आंखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, पुस्तक की आंखों के निकट रखना, उपयुक्त सभी परेशानियां। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परेशानियां। जो आंखों को बार बार झपकना, ये भी दृष्टि दोष है। पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, पुस्तक को आंखों के निकट रखना, उपयुक्त सभी परेशानियां हैं। ये किसकी? दृष्टि दोष की। अगला प्रश्न है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल, गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुणात्मक व मात्रात्मक होता है। जो विशिष्टता का संप्रत्यय होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है साथियों, अगर आप टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो याद रखें, यहाँ पर जो विशिष्ट बालक की बात की जाती है वो विशिष्ट होते हैं, जैसे जिन बालकों को दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बालक बोलने में असक्षम है, या फिर जो बालक शैक्षिक दृष्टि से कैसे हैं? विशिष्ट हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ जात अल्पसंख्यक हो, जात वर्ड आपको दिख जाए तो, या फिर कम पैसे वाला हो, पैसे वाला हो, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। या तो मानसिक तौर पर वो कमज़ोर हो या फिर शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो तो बच्चों को विशिष्ट माना जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ जात से कोई भी मतलब नहीं है, तो ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक के वर्ग में नहीं रखा जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रेल विधि संबंधित है। तो ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जो दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं, जो अपने हाथों से महसूस करके पढ़ते हैं। उस ब्रेल लिपि में जो 6 अक्षर क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। तो उनमें एक रबर बैंड की सहायता से जैसे बांध दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन देखिए दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि जो होती है वो दृष्टि दोष के लिए होती है, क्योंकि उन बच्चों को दिखाई नहीं देता है। उसको छूकर महसूस करके छह जो उभरे हुए उसमें छिद्र होते हैं, उनको उभरे हुए होते हैं, उन पर हाथ रख के महसूस, तब बच्चे उसको पढ़ते हैं महसूस करते हुए। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1992 में। कब हुआ था? सन 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं तो उनकी शिक्षा के लिए क्या चलाए जाते हैं? विशिष्ट कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्या विशिष्ट नहीं चलाए जाएंगे? संवर्धन कार्यक्रम उनके लिए चलाए जाते हैं।
ठीक है, विशिष्ट बालकों के लिए। अगला प्रश्न है 31, श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है। जो लोग नहीं सुन पाते हैं, जो कम सुनते हैं, सुनने का मतलब सामान्य बच्चे जितना सुनते हैं उनसे कम सुनते हैं, तो उन्हें क्या माना जाता है? श्रवण बाधित बालक माने जाते हैं। तो ये सुन पाते हैं 30 से 50 डेसिबल। कितना? 30 से 50 डेसिबल सुन पाते हैं ये, बहुत कम। अगला प्रश्न है 32, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? अभी मैंने बताया था जो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कैसे हों, ग्रसित हों, मतलब इन सारी बीमारियों से ग्रसित हों या फिर विशिष्ट हों, तो वो विशिष्ट बालक माने जाते हैं। जैसे विकलांगता, अक्षमता और रोगग्रस्तता, तो ये सारे ही हो जाएंगे क्योंकि इनमें सब में क्या है? कमी है। ये रोग से ग्रसित बालक है, ये विकलांग है, ठीक है, और ये अक्षमता है, इसमें क्षमता नहीं है, क्षमतावान नहीं है। तो कैसे हैं? ये विशिष्ट है, इनमें कमियां हैं हर तरीके से। ये शारीरिक तौर पर ग्रसित है, ये भी शारीरिक तौर पर है, ये मानसिक तौर पर। तो ऐसे बालकों को विशिष्ट विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, मतलब 6/9, 6/12, 6/18। तो जो सही दृष्टि कहलाती है वो कहलाती है 6/6। कितनी? 6/6। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए, पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया में जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। यहाँ पूछा गया शैक्षिक समावेशन। समावेशन का अर्थ होता है जिसमें हर तरीके के बालक बैठे गए हों। कैसे? हर तरीके के बालक, ठीक है, जिसमें कोई भी दृष्टिबाधित बालक हो, सॉरी, कोई भी बाधित बालक हो, जो चाहे दृष्टि से, चाहे सुनने से, चाहे विकलांगता से या फिर अस्थियों से, तो सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती, वो हो जाती है समावेशन शिक्षा। तो यहाँ पर पिछड़े बालक वो भी एक ही साथ रहेंगे, विकलांग बालक हैं वो भी एक ही कमरे में, मतलब एक साथ पढ़ेंगे, और बच्चों में जो शैक्षिक, मतलब जो बच्चे सीखने में कैसे हैं, पीछे हैं, वो भी सब एक ही साथ रहेंगे। तो यहाँ पर सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, ये है एक शैक्षिक समावेशन का तात्पर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उपरीक्षण हैं? तो ये प्रश्न याद रखें, भाटिया बैटरी में कुल कितने उपरीक्षण हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, हाँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5। कितने हैं? कुल 5 उपरीक्षण हैं। भाटिया बैटरी में कुल कितने उपरीक्षण हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। साथियों, वीडियो को जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ क्योंकि कल का इसका एग्जाम है, तो इतना टाइम नहीं है कि इसे डिटेल से समझाया जाए, तो आप डायरेक्ट इसके आंसर देख लीजिए। क्रमिक विकास के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे आपके किंग एवं थॉर्नडाइक। कौन हो जाएंगे? किंग एवं थॉर्नडाइक, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। ये है, अधिक तनाव का काल है। अधिक तनाव कब होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। जब बच्चा कितनी 18 की उम्र में आता है, ठीक है, 12 से 18 की उम्र में जब आता है तो बच्चे को सबसे ज़्यादा तनाव होता है। तो किशोरावस्था में तनाव की आय भी माना गया है। स्कूल बच्चों में स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? जो स्कूली बच्चे होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक, मानसिक, रुचि या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बच्चों में सभी प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, शारीरिक, मानसिक और रुचि। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। प्रतिभाशाली कैसे होते हैं? अवसारी चिंतक, बहिर्मुखी, अपसारी चिंतक, बहुत परिश्रमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतक। कैसे होते हैं? ये एक एक क्वेश्चन का कई सारे तरीकों से क्या देती हैं? जवाब देती हैं। तो अपसारी चिंतक होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा गया सृजनात्मकता, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, लेकिन मितव्यता। मितव्यता का अर्थ क्या है? कम खर्च करने वाला, या अधिक खर्च करने वाला,
ठीक है। इन सारी चीज़ों से यहाँ सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का कोई अर्थ नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम खर्च करे या अधिक खर्च करे, इससे सृजनात्मकता का कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा में विविधता। विविधता मतलब भिन्नता, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उसका उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चे मिलेंगे, किसी बच्चे को अलग नहीं किया जाता है। लेकिन याद रखें कि जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य बालकों को नहीं दी जाती है। तो अगर डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न आए तो उसमें आपको ये बात रखनी है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो उसमें आपको सभी बालकों को लेकर चलना है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविधता मतलब विभिन्नता, अलग अलग तरीके के बच्चों का। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। ये प्रश्न है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 से कम। कितना? 71 से कम। मैंने ये बताया था जड़ बुद्धि मतलब मंद बुद्धि वाले बालक की आईक्यू कितना होता है? 70 होता है। मतलब 71 से कम 70, 79, 69 है ना, तो ये होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? 71 से कम या 70 से कम अगर दिया जाए या फिर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 70। तो ये मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि एक ही बालक होते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक बच्चे की मानसिक आय 5 वर्ष तथा वास्तविक आय 4 वर्ष होती है तो उस बच्चे की आय होती है। यहाँ पूछा गया है बच्चे की मानसिक आय कितनी है? 5 और वास्तविक आय कितनी रखी गई है? 4 इंटू 100। आपका फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ निकल के आती है बुद्धि लब्धि, ठीक है, IQ। तो इससे डिवाइड कर दीजिए। ये इसको 25 बार काटेगा और 25 पंजे 125। कितना हो जाएगा? 125 इसका आंसर होगा। देखते हैं इसमें आंसर कहीं है। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 125। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? मेधावी छात्र हैं तो कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब भी चाहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ। मेधावी छात्र है ना वो, तो उनको कैसे पढ़ाया जाएगा? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? मनोविज्ञान शाला किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पूछ रहा था कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब बच्चों को हम सलाह दें कि आप स्वयं कोई भी कार्य करिए या फिर जैसे कोई भी समस्या है, सामाजिक समस्या है, तो बच्चों को वहाँ सहायता दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि इसको ऐसे करना है, लेकिन करना स्वयं बच्चों को, ये आप न करें उसको, ठीक है। अगला प्रश्न है अप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर या पूछा गया अप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन किसका है?
तो ये हो जाएगा मैकडूगल का। किसका? मैकडूगल का हो जाएगा। अप्रेड़ा शब्द भी किसे किसने दिया है? जन्मजात होती है। ये पूछा जाए कि अप्रेड़ा मतलब सीखना। व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। जन्मजात या मूल प्रवृत्तियां, आप एक शब्द याद रखें, मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, तो हम मैकडूगल लगा दें। क्या लगा दें? मूल प्रवृत्तियों से मैकडूगल लगा दें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख लगना, प्यास लगना, आदत या नींद? तो यहाँ पर भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, ये सारी क्रियाएं तो होती हैं सभी बालकों में, लेकिन जो आदत लगना वो हम किससे सीखते हैं? वातावरण से सीखें या फिर किससे सीखें? आनुवांशिक होती। तो ये वातावरण या उसमें आएगा, लेकिन जन्मजात नहीं होती हैं। तो प्यास लगना, नींद लगना, भूख लगना, ये तो सही भी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वे कौन से बाह्य कारक वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण। भावना और मनोभाव को, ये तो पॉजिटिव है। लक्ष्य और प्रयोजन, ये भी नहीं है। बालक का दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। ये तो सारे प्रेरित करते हैं, लेकिन रोकता कौन है? संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, जन्म के समय चोट या भ्रूण जन्म के समय जन्म के समय चोट जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो ये कहलाएगी जैविक मंदता। कैसी कहलाएगी? जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति, जैसे ही मान के चलो जन्म हुआ बच्चे का, बच्चा छोटा है, उसे कहीं चोट आ गई, या फिर भ्रूण में या फिर कहाँ पर? भ्रूण में, मतलब बच्चा जब गर्भ में है तभी उसको कोई परेशानी होगी, कोई चोट आ गई, तो इससे मानसिक मंदता कैसी कहलाती है? जैविक मंदता कहलाएगी। कैसी? याद रखें ये शब्द, जैविक मंदता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है। पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धिलब्धि 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहले आप सुन लीजिए, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे कम, उनसे सामान्य बालकों की आयु कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, इनसे पिछड़े होते हैं, तो मतलब आपको इतना पता चल गया होगा, इनसे पिछड़े होते हैं मतलब पीछे होते हैं, तो 100 से तो उनकी आयु कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जिनकी सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है। सामान्य बालकों से कैसी होती है? मतलब सामान्य बालकों को या कंपेयर करके चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सामान्य बालकों से कम होती है सीखने की गति इनकी। ठीक है, या धीमी होती है। जिनकी बुद्धिलब्धि 80 से 90 के बीच होती है, क्योंकि 100 से कम होती है तो 80 से 90 के बीच होगी। ये भी सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, चीजों को जल्दी से समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित की शिक्षा के लिए उपयोगी है। श्रवण बाधित, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? चित्र बनानी चाहिए, क्योंकि वो देख तो सकते हैं। मॉडल भी देना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए। और मानचित्र उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर बच्चा सुन नहीं रहा है तो उसको देखने के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो मॉडल, चित्र, मानचित्र, ये तीनों चीजें क्या है? देखने की हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सही। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से कम योग्य, यहाँ बात किसकी की जा रही है? विशेष शिक्षा की। कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यहाँ अध्यापकों के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो बच्चों अध्यापकों के लिए कार्यक्रम का क्यों आयोजन किया जाएगा? पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। जो बच्चे कम योग्य हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? विशेष बच्चे कौन होते हैं? जो किसी भी चीज में कम हो या फिर ज्यादा हो। ठीक है, तो विशेष माने जाएंगे सामान्य बुद्धिलब्धि वाले बच्चों से कैसे हो? अलग हो। ठीक है, या तो मतलब किसी भी चीज में अपाज हो, जैसे कि हड्डियों से ग्रसित हो। ठीक है,
देखने में असक्षम हो, सुनने में असक्षम हो, तो ऐसे बालकों को कोई क्या माना जाता है, विशिष्ट या विशेष बालक माना जाता है, तो उनको फिर विशेष शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ कह रहा है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं पा रहा है तो वो योग्यता में कम है या नहीं है सामान्य बच्चों से, तो वो योग्यता में कम होगा, तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम देना। ये किससे संबंधित है, विशेष शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। तो ये विशेषता हो जाएगी सृजनशील बालकों की। एक बार प्रश्न अच्छे से फिर देख लें। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। ये कैसे बच्चे होते हैं, सृजनशील होते हैं, जो एकदम सजग रहते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं सभी चीजों के प्रति, तो वो कैसे बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। तो ये किसका है, प्रेम पारीचा, काल्सनिक, अब्दुल रऊफ, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो प्रेम पारीचा। किसका है ये कथन, प्रेम पारीचा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का सूत्र है, तभी मैंने आपको बताया था बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था, और कौन सी सन में दिया था, 1912 में दिया था। ठीक है, याद रखें, स्टर्नबर्ग ने दिया था 1912 में। लेकिन सूत्र क्या है, मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे, ये अंतिम प्रश्न था। साथियों, कैसी लगी आप सभी को वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। और ये जो आपका प्रश्न पत्र था वो द्वितीय प्रश्न पत्र था समावेशी शिक्षा का। ठीक है, समावेशी शिक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे, और अब थोड़े प्रश्न और रह गए हैं बहुविकल्पी, वो अगली वीडियो में करा देंगे। उसके बाद में अतलोगी प्रश्न कराएंगे। तो साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।